आपने राष्ट्रवाद के बारे में तो बहुत सुना होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि जब भी हमारे देश में कभी कोई युद्ध होता है या बॉर्डर पर कभी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारे देश में जो राष्ट्रभक्त हैं वो लगातार ये कहने लगते हैं कि हम तो बॉर्डर पर भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे देश में लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन राष्ट्रवाद भी कई तरह के होते हैं और राष्ट्रवाद के तहत जरूरी नहीं होता कि आपको हर बार अपनी सीमाओं पर जाकर ही कोई युद्ध लड़ना पड़े। अब जो नया राष्ट्रवाद है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद। इसलिए आज हम भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का ही विश्लेषण कर रहे हैं। डीएनए में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे तब तक चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा। चीन ये सब करना चाहता है, लेकिन अब चीन सिर्फ स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही निवेश की संभावनाएं नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उसके निशाने पर अब भारत भी है। और शायद यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, अब एफडीआई के नियमों को कठोर बनाकर चीन को रोकने की तैयारी कर ली है। आप इसे चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक फायरवॉल और भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चीन जैसे देश सिर्फ सीमाएं लांघ कर ही भारत पर आक्रमण करें या डोकलाम जैसी घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करें। चीन ये काम स्टॉक मार्केट और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश के जरिए भी कर सकता है और कर भी रहा है। इसलिए सरकार ने अब एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब चीन समेत भारत के पड़ोसी देशों की किसी भी कंपनी को भारत में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये नियम उन सभी देशों पर लागू होंगे जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों पर लागू होंगे। लेकिन इन नियमों का जो इशारा है वो चीन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जो भारत में इतना बड़ा निवेश कर सकता है। यहां तक कि अगर चीन की कोई कंपनी भारत के बाहर किसी कंपनी में निवेश करती है और वो कंपनी आगे चलकर भारत में भी निवेश करती है तो भी निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। इस विषय पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि नियमों में यह बदलाव कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई नई आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद ऐसे निवेश और कॉरपोरेट टेक ओवर्स को रोकना है जो मौके का लाभ उठाते हुए किए जा रहे हैं। इससे पहले ये नियम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनियों पर लागू थे, लेकिन अब इसमें चीन के अलावा भूटान, म्यांमार और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत ने यह फैसला अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया है, क्योंकि चीन की कई बड़ी निवेश कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं। ये कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर भारत की अर्थव्यवस्था को चीन का गुलाम बनाना चाहती हैं। इससे पहले स्पेन, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन को रोकने के लिए अपने अपने देशों में एफडीआई के नियमों में ऐसे ही बदलाव कर चुके हैं। एक थिंक टैंक जिसका नाम है गेटवे हाउस नामक एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में फिलहाल 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू 7,500 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है और इनमें से करीब 18 में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की इन कंपनियों में चीन का करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश है। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि भारत के जिन स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों ने रकम लगाई है वो स्टार्टअप्स आपके दैनिक जीवन का पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य उस देश के स्टार्टअप्स ही तय करेंगे और इनमें भी वो कंपनियां सबसे महत्वपूर्ण होंगी जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपना व्यापार करती हैं, यानी टेक कंपनियां। गेटवे हाउस के मुताबिक इस समय भारत में ऐसी 75 स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का निवेश है और ये कंपनियां मुख्य रूप से ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सेवाएं दे रही हैं। इनमें जो कंपनियां शामिल हैं उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और आप इन कंपनियों को इस्तेमाल भी करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स का। इन सब में चीन का निवेश है। वैसे तो भारत के कुल एफडीआई में चीन का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरह से चीन की कंपनियों ने दैनिक जीवन से जुड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो चिंता का विषय है। इसीलिए अब भारत ने चीन को रोकने के लिए अब अपनी कमर कस ली है।
अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि चीन दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक और योजना पर काम शुरू किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपनी 2 सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों का विलय करना चाहता है। इन कंपनियों के नाम है CITIC सिक्योरिटीज और CSC फाइनेंशियल। अगर इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया तो यह दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक बन जाएगा, जिसके पास दुनिया भर में निवेश करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए होंगे। चीन अपनी वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चीन की अलग अलग फाइनेंस कंपनियों के पास 3,400 लाख करोड़ रुपए हैं और ये चीन और अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक चीन अगर अपनी इन नीतियों में सफल रहा तो वर्ष 2026 तक चीन की अर्थव्यवस्था को 8,70,000 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। जाहिर है कि चीन इस महामारी को भी मुनाफे की नजर से देख रहा है, इस कोरोना वायरस की महामारी को, और उसके निशाने पर दुनिया की कमजोर होती अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही राष्ट्रवाद नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था की रक्षा करना भी राष्ट्रवाद है, और इसे आप आर्थिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं। वर्ष 2017 में आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश के पास डोकलाम में चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद की स्थिति आ गई थी। इस दौरान भारतीय सेना के मजबूत इरादों के सामने चीन की सेना को तब तो पीछे हटना पड़ा था, लेकिन भारत आर्थिक राष्ट्रवाद के जरिए भी चीन को रोकने में अब सफल रहा है। यानी चीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डोकलाम के जरिए घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करे। अब वो जमाने चले गए। अब सेना के घुसपैठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चीन स्टॉक मार्केट के जरिए घुसपैठ कर रहा है। अब चीन हमारे बाजारों में घुसपैठ कर रहा है। अब चीन आपके और हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हम जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनके जरिए हमारे जीवन में घुसपैठ कर रहा है। और अगर आप अपने ऊपर एक सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक आप जो चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हों और चाहे आपके रोजमर्रा के सामान की चीजें हों, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा अब चीनी कंपनियों का है। यानी आपके जीवन में चीन पहले ही काफी हद तक घुसपैठ कर चुका है। अब चीन चाहता यह है आप उसकी वस्तुएं बाजार से खरीद रहे हैं, ये तो उसका काम पूरा हो गया। अब वो चाहता है कि आपकी तनख्वाहें भी चीन से ही आए। अब आपको इसके 3 उदाहरण हम देना चाहते हैं। पहला उदाहरण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, जिसके तहत चीन सड़क मार्ग से भारत के साथ व्यापार के दरवाजे खोलना चाहता था, लेकिन भारत ने इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि चीन इस योजना के बहाने भारत में अंदर तक घुसना चाहता था और भारत को ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। यह भी एक राष्ट्रवाद है, इंडिया फर्स्ट। इसी तरह वर्ष 2019 में भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और इसे आप एक और राष्ट्रवाद मान सकते हैं। भारत का मानना था कि अगर यह डील हो जाती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा और भारत के बाजार चीन से आने वाले सामान से भर जाएंगे और इससे स्थानीय व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। इसके बाद अब भारत ने अपनी FDI नीतियों में बदलाव करके एक बार फिर से चीन को यह समझा दिया है कि भारत के लिए व्यापार से बढ़कर अपने लोगों के हितों की रक्षा करना है। भारत जानता है कि घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर के रास्ते नहीं होती, बल्कि व्यापार के रास्ते भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट में होने वाली खरीद फरोख्त भी घुसपैठ का जरिया बन सकती है। लेकिन अब आर्थिक राष्ट्रवाद के दम पर भारत ने खुद को सुरक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक नई तरह की घुसपैठ है। और अब आपने ये भी देख लिया होगा कि अब सेनाओं का जो डेफिनेशन है, सेनाओं को जो हम पहले समझते थे कि किसी देश की सुरक्षा के लिए आपको सिर्फ हथियारों वाली सेनाएं चाहिए, अब वो कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है। अब आपको सेनाएं चाहिए डॉक्टर वाली। अब आपको मिसाइल नहीं, मेडिसिन चाहिए। अब आप देखिएगा इस संकट काल में वो देश जीतेगा जिसके पास दवाइयां होंगी, जिसके पास अस्पताल होंगे, जिसके पास डॉक्टर्स होंगे, जिसके पास स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। जो सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएगा, वो देश इस नए विश्व युद्ध को जीतेगा। अब बंदूकों वाली सेना का काम वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब ये नई सेना आ गई है जिसने टेक ओवर कर लिया है। चीन की विस्तारवाद वाली नीति पर तो पूरी दुनिया में सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर भी
चीन को बहुत सारे सवालों के जवाब अब भी देने हैं। पिछले हफ्ते डीएनए में हमने आपको बताया था कैसे चीन के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से इस वायरस की शुरुआत के बारे में पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई, कैसे हुई वो ये जानना चाहते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लगातार मांग कर रहे हैं कि चीन इस वायरस को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देना चीन जरूरी नहीं समझ रहा। चीन बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि यह वायरस उसकी गलतियों की वजह से पूरी दुनिया में फैला है या फिर इस वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया है। लेकिन अब दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस को वुहान की लैब में ही तैयार किया गया था। ये कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें एड्स के वायरस की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम है लूक मोंटेनियर। लूक मोंटेनियर का दावा है कि सार्स और कोविड-2 चीन की लैब में तैयार किया गया था और कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ है। इस सार्स CoV-2 जो है वो इसका औपचारिक नाम है कोरोना वायरस का। इस वैज्ञानिक का दावा है कि यह वायरस चीन द्वारा एड्स की वैक्सीन बनाने की कोशिश के दौरान गलती से पैदा हो गया और इस वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस में HIV के जीनोम के कुछ अंश मौजूद हैं और इसमें मलेरिया में पाए जाने वाले जर्म्स के भी कुछ अंश हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता इस वैज्ञानिक के विरोधियों का तर्क है कि उनके दावों में कोई दम नहीं और पिछले कुछ वर्षों से वो इसी तरह के अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी महीने की 15 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इशारा किया था कि वुहान लैब में वायरस बनाए जाने की थ्योरी की जांच अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के एक बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2018 में अमेरिका के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने वुहान की इसी लैब का दौरा किया था और अपनी सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि इस लैब की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर वायरस की शुरुआत को लेकर शक की सुई बार बार चीन की तरफ घूम रही है और चीन को हर हालत में इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.